नमस्कार। बालिका आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर, कक्षा 12, विषय गृह विज्ञान, इकाई 1, अध्याय 1, कार्य, जीविका और आजीविका। इकाई 1 के इस अध्याय 1 के अंतर्गत हम कुछ बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वह है कार्य और अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है, कार्य और आराम, यानी कार्य करने के साथ साथ आराम और मनोरंजन का कितना महत्व है हमारे जीवन में, जीवन स्तर और गुणवत्ता, किस प्रकार का जीवन स्तर एक उच्च गुणवत्ता वाला होता है, यानी किन किन बातों के कारण हमारा जीवन एक उच्चतर सीमा को स्पर्श करता है, सामाजिक दायित्व, स्वेच्छावृत्ति, श्रमदान, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व बनता है, केवल कार्य करना, आर्थिक लाभ अर्जित करना, धन कमाना हमारे जीवन का एकमात्र ये उद्देश्य नहीं होता है। इसके अतिरिक्त भी हमारे जीवन का उद्देश्य होता है जो सामाजिक सेवाओं के सरोकार से संबंध रखता है। तो ये सामाजिक सेवाएं किस प्रकार से की जा सकती है, कौन कौन सी होती है, श्रमदान करने से हमें आत्मसंतुष्टि किस प्रकार मिलती है, सेवा और कार सेवा क्या होती है, यानी कार सेवा करने के पश्चात हमें कैसा महसूस होता है, या किस किस कार्य को हम कार सेवा के अंतर्गत लेते हैं। आज हम जिस बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत के परंपरागत व्यवसाय। जिस आय और आजीविका के बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत ये आता है कि भारत के परंपरागत व्यवसाय कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति आय अर्जित करता है, देश को भी लाभ होता है और स्वयं भी धन अर्जित करता है। तो भारत के परंपरागत व्यवसाय में हम देखते हैं कि कला और संस्कृति में भारत सबसे धनी देश है। विश्व में हम कहीं पे भी जाए तो जितनी विभिन्नता लिए हुए भारत देश अभी प्रेजेंट है उतनी विभिन्नता अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती। चाहे हम धार्मिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें, कला और संस्कृति का रूप से देखें तो जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं भारत देश में पाई जाती है वैसी कहीं और नहीं देखी जाती। इसी प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन है, जो जलवायु है वो भी भारत में बहुत विभिन्नता लिए हुए हैं। कहीं गर्मी अधिक है, कहीं सर्दी अधिक है, सामान्य मौसम है, कहीं है ना रेगिस्तान है, तो कहीं समुद्र भी उपस्थित है। तो इस प्रकार की विविधता भी, यानी जलवायु को लेके देखें तो भी, भौगोलिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भारत एक विभिन्नताओं से संपन्न देश है। प्राचीन और विविध संस्कृति यहाँ पाई जाती है। वर्षों से इसी संस्कृति का स्थायित्व अधिकतर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण कायम रहा है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये प्रथाएं जो एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाती है, यानी हमारे जो पूर्वजों ने हमें सिखाया या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के जा रहे हैं वो हम आपको सिखाएंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो इस तरह से प्रथाओं का हस्तांतरण रहता है, इसी से ये आज हमारी संस्कृति जीवित है। भारत के परंपरागत व्यवसाय में सबसे प्रमुख व्यवसाय है कृषि। हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? इसका प्रमुख कारण ही अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जलवायु विभिन्नताएं पाई जाती है। तो जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो मुख्य रूप से किसको बढ़ावा देती है? कृषि को बढ़ावा देती है। हमारे यहाँ पर अधिकांश आजीविका का जो साधन है वो क्या है? कृषि है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें उगाते हैं। कुछ फसलें इस प्रकार की भी उगाई जाती है जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको आगे बेचा जाता है। तो जो प्रमुख व्यवसाय है कृषि, इस कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें पाई जा सकती है। देखो, पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो आर्थिक महत्व वाली जो फसलें हैं जो भारत के व्यवसाय में शामिल है वो है चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़। ये जो प्रमुख फसलें हैं, चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़, ये देखिए चाय के बागान यहाँ पर हमारे भरपूर, असम साइड में हमारे इधर चाय के बागान भरपूर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से कॉफ़ी, इलायची, ये छोटी छोटी नकदी फसलें हैं जिनके माध्यम से किसान अपनी आजीविका प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च, ये ऐसे उत्पादन है कृषि क्षेत्र के जिसमें देश अग्रणी है, यानी देश में ये बहुतायत उगाई जाती है और बाहर दूसरे देशों में इसको
भेजा जाता है, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। और दूसरी बात करें तो मछली पालन, दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पालन। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी कहा है, जो ये काजू है, ये जो नारियल है, हल्दी, काली मिर्च, ये इस प्रकार की जो फसलें हैं जिनका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है और फिर इसको विश्व स्तर पर बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर कृषि के अलावा दूसरा अगर व्यवसाय हमारा देखें तो जो तटीय क्षेत्र है, यानी जो समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं, वहाँ पर ये जो दूसरा मुख्य व्यवसाय है वो है हमारा मछली पालन। ये भी हमारे भारत का एक प्रमुख व्यवसाय में शामिल है, जिससे कि किसान, ये वो भी एक तरह के किसान हैं जो मछली को पालकर उसको आगे बेचते हैं और अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अगर सभी, जैसे ये छोटे छोटे व्यवसाय, ये तो हो गए दो प्रमुख बड़े व्यवसाय। अगर हम छोटे छोटे व्यवसाय की बात करें जो हर एक राज्य में अपनी एक विशेषता लिए हुए होते हैं, हर एक शहर की अपनी एक विशेषता लिए हुए होते हैं, तो वो वहाँ का एक कुटीर उद्योग कहलाता है। ये छोटा सा कुटीर उद्योग ही उसके एक व्यवसाय का ही एक रूप है। बस बड़े स्तर पर ना होकर छोटे स्तर पर घर घर में परंपरा के रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम जोधपुर में रह रहे हैं, अगर हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर के जो जोधपुरी कोट है, जोधपुर का जो बंदेज है, जोधपुर के जो बादले हैं, जो पहले तो अब क्या है कि फ्रिज है, कूलर है, एसी का ज़माना है, तो अब इन बादलों को इतना कोई ज़्यादा नहीं जानते हैं। पहले पानी ठंडा रखने के लिए एक छोटी बोतल मिलती थी, वो उनका प्रमुख व्यवसाय हमारे यहाँ जोधपुर में पाया जाता है। बंदेज को आप सभी जानते हो। तो ये इस तरह के, ये जो आप देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ हर थोड़ी टाइम में ये जहाँ जो प्रमुख जानकार लोग हैं जिनका ये परंपरागत व्यवसाय है, आप देखो घर में औरतें हैं, आपको बंदेज बांधी हुई मिलेंगी, रंगाई छपाई वाले काम करते हुए लोग आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे इधर का प्रमुख व्यवसाय है। इधर अगर हम जयपुर की तरफ की बात करें तो आप देखो लाख की चूड़ियाँ बनती है। तो ये एक परंपरागत उद्योग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें, पीढ़ी पर दर पीढ़ी उन लोगों को व्यवसाय भी देता है, कार्य का हुनर भी देता है। इसी के अंतर्गत हम देखें तो देखो काष्ठ शिल्प है, यानी लकड़ी से विभिन्न प्रकार के सामान बनाने हैं। हस्तशिल्प उद्योग का ही एक नमूना है। मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु शिल्प बनाना, आभूषण बनाना, हाथी दांत के शिल्प बनाना, कंगा शिल्प, कांच शिल्प, कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैं कुछ आपको उदाहरण बता रही हूँ, ये धातु शिल्प के उदाहरण है। धातु से बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर, बहुत छोटी छोटी वस्तुएं बनाने। आप कई बार मेले में जाते हैं या कभी किसी किले में घूमने जाते हैं या कहीं ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ इस तरह की प्रदर्शनी लगती है, तो आप देखो धातु की बहुत छोटी छोटी सामग्री बनी हुई होती है। कुछ खिलौने हैं, कुछ डेली रूटीन में काम लेने वाले कुछ आइटम है। तो ये क्या है? ये धातु शिल्प है। धातु के ऊपर कारीगरी करके और उनको तैयार करना, ये हमारे प्रमुख हस्तशिल्पों में से एक है। आभूषण तैयार करना, आभूषण तो भारतीय परंपरा की पहचान है। हम कोई भी तीज त्यौहार हो, बिना आभूषण के कोई भी सजी धजी नारी अधूरी लगती है। तो हमारे यहाँ तो हमारी पहचान है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है आभूषण। और इन आभूषणों पर विभिन्न तरह की कारीगरी, ये हमारा एक कौशल है। आप देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आभूषण बनाए जाते हैं और उनकी कारीगरी भी बहुत अलग होती है। कहीं मीनाकारी की जाती है, कहीं कांच के ऊपर कारीगरी की जाती है, कई आभूषणों में अलग अलग शेप देके उनको आभूषणों को उनका रूप दिया जाता है। इसी में आप देखो हाथी दांत शिल्प। हाथी दांत वैसे तो वर्तमान समय में देखें तो जंतुओं को इस तरह से, मतलब मार के इस तरह से उनके दांत प्राप्त करना गलत है, लेकिन फिर भी अगर प्राकृतिक तौर पर अगर हाथी की मृत्यु हो जाती है और फिर हम उसके दांत लेते हैं तो इसमें कोई, तो वो जो दांत हमें प्राप्त होते हैं उनसे भी विभिन्न प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती है, जिसमें हाथी शिल्प में मुख्य रूप से चूड़ी है, सजावट के सामान है, ये बनाए जाते हैं। जंतुओं को, जीवित जंतुओं को केवल अपने उपयोग के लिए मारना ये गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल हाथी शिल्प का जो काम है वो थोड़ा उद्योग है जो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन में चलता है, यानी जिससे कि जानवरों को भी संरक्षण प्रदान किया जाए। मूर्ति कला की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे कोई भी मंदिर,
कोई भी मंदिर है या कोई भी हमारा दुर्ग है वो ऐसा नहीं है जो मूर्ति कला से वंचित। तो आप देखो दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां घड़ित होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, किसी मंदिर में पहचान होती है ये मूर्ति अरे इतनी पुरानी है, फिर वहाँ की मीनाकारी कारीगरी हम देखते ही बनती है। तो यहाँ मूर्ति कला भारतीय परंपरा की प्रमुख पहचानों में से एक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि आभूषण बनाना हो गया, हाथी के दांत से शिल्प बनाना हो गया, और धातु शिल्प, मूर्ति कला, लाल भूरी मिट्टी से बर्तन बनाना। हम देखते कई बार बहुत छोटे छोटे खिलौने बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। आजकल तो ठंडे जैसे 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 विज्ञान ने प्रगति की है अपने साथ बहुत सारे रोग भी लेके आया। ऐसा नहीं है कि विज्ञान बुरा है रोग लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जीवन शैली जो बदली है, जो जीवन शैली बदली है उस बदलाव के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे रोग भी ऑटोमेटिकली उसमें आ गए हैं कि अब उनसे दूर रहना कैसे संभव हो। तो जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आता है। तो आप देखो आजकल व्यक्ति पुनः उस और धीरे धीरे लौटने लगा है जहाँ बीच में अब हमें पता चल गया कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उसमें गर्म चीज़ रखना वो हानिकारक होती है, क्योंकि वो आपस में रिएक्शन करता है। प्लास्टिक में बहुत देर तक भोजन अच्छा नहीं रहता है, प्लास्टिक के कप में चाय ठीक नहीं रहती है, प्लास्टिक की बोतलों में बहुत देर तक पानी भी ठीक नहीं रहता है। तो हम वापस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे। तो अब आप देखो सिकोरों में चाय का पीने का आनंद बहुत अलग ही होता है। आजकल पुनः मिट्टी के तवे बनते हैं, अच्छे सुंदर कलाकारी के साथ वो प्राप्त होते हैं, हैंडल के साथ। ऐसा नहीं कि उसको हम यूज़ करने में हम अनकम्फर्ट हो। तो ये भी क्या है, ये हमारा हस्तशिल्प है। छोटी छोटी मिट्टी की बोतलें मिलती है जिसमें पानी भी ठंडा होता है और मिट्टी में पानी रखा हुआ। हम सभी जानते हैं कि मिट्टी में जब पानी रहता है तो उसकी गुणवत्ता भी कुछ अलग ही होती है। तो इस तरह से ये जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब मिट्टी, लाल भूरी मिट्टी से बनाए हुए बर्तन या मूर्तियाँ हमारे जीवन में वापस शामिल होने लगी है। 16 पीठ शिल्प, दरी गलीचे, कारपेट बनाना, मिट्टी और लोहे की वस्तुएं बनाना, ये सब हमारे किस में शामिल होते हैं, ये सब हमारे हस्तशिल्प में शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत का जो एक कुटीर उद्योग है वो बुनाई है, चित्रकारी है, ये हमारे कुटीर उद्योग में शामिल है। देखो पिछवाई बनती है, बहुत सुंदर सुंदर कसीदे होते हैं, बहुत कसीदेकारी के नमूने पेश होते हैं। या फिर है ना, आप देखो चित्रकारी में हमारे यहाँ पर राजस्थान की बनी ठनी, ये विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर ही चित्रकारी का एक नमूना है। तो ये जो चित्रकारी है ये भारतीय परंपराओं का एक हिस्सा है। अब ये जो आधुनिक व्यवसाय है, आधुनिकता ने इन व्यवसायों को एक थोड़ा सा बढ़ावा भी दिया है और थोड़ी सी रुकावट भी पैदा की है। आधुनिकता के कारण ये जो छोटे छोटे व्यवसाय है, बीच में कुछ समय ऐसा भी आया था कि ये व्यवसाय अपनी पहचान खोने लग गए थे। धीरे धीरे इनकी जो कहना चाहिए कि इनकी पहचान है, इनकी मांग है, ये धीरे धीरे कम होने लग गई थी, क्योंकि वर्तमान जो जनरेशन थी वो इस तरह से इन सब चीज़ों को इतना पसंद करना कम कर दिया था। परंतु आधुनिकता ने फिर इसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हम कहीं जा रहे हैं, हमें कहीं की मूर्ति कला बहुत पसंद आई, हम तुरंत लेके उसको अपने किस पे डालते हैं, हम उसको लाइव कर देते हैं या हमारी फेसबुक पे डालते हैं या हम हमारे ग्रुप में सेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों तक जब वो बात जाती है तो एक पहचान बनती है, करे वाह इतना सुंदर। दूसरा व्यक्ति भी उससे जुड़ने का प्रयास करता है, उसको खरीदने का या वैसा सीखने का प्रयास करता है। तो आधुनिकता ने फिर धीरे धीरे हमारे कुटीर उद्योग को जीवित करना प्रारंभ किया है। फिर भी कुछ बातें ऐसी है जो हमारे इन कुटीर उद्योगों को कम कर रही है या उनको प्रभावित कर रही है। वो प्रमुख बातें कौन कौन सी है? वो प्रमुख बातें हैं निरक्षरता, यानी एक व्यक्ति जो एक छोटा सा कुटीर उद्योग चलाता है, हस्तशिल्प का काम करता है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कारीगरी वो बहुत सुंदर करता है, लेकिन वो इतना साक्षर नहीं है, आधुनिकता को जानता नहीं है, इस तरह से अपने आप को सबके सामने सोशल मीडिया में पेश नहीं कर पाता, तो फिर पहचान नहीं बन पाती, और पहचान नहीं बन पाती तो लोग उस तक पहुंच नहीं पाते। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, लोग समाज में जिस तरह से रहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा ग्रामीण क्षेत्र में है, दूर दराज में है, तो वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए होंगे, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए होंगे। नेचुरल है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो अभी वर्तमान जो समय है उसके साथ चल भी नहीं पा रहे होंगे। भूमि सुधार लागू करने में जो हमारी प्रकृति वो धीमी है। पर्याप्त और अकुशल वित्तीय विपणन, यानी
हम मैं जैसे मुझे बहुत अच्छा कौशल आता है, मैं मेरे परंपरागत उद्योग है, मैं बहुत अच्छी टोकरियाँ बना देती हूँ, या मेरे घर में बाजू में एक कोई आंटी रहती है, वो बहुत अच्छी सुंदर टोकरियाँ बनाती है, लेकिन फिर भी वो इतना काम नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास आर्थिक रूप से कच्चा माल खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो कच्चा माल जब नहीं होगा तो सामान नहीं बनेगा, ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो वो बहुत अच्छे से उस सामान को बेच नहीं पाएगी। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इन उद्योगों को क्या कहना चाहिए, इन उद्योगों को रोकना मतलब धीमा, उनकी गति को धीमा करती है और उन उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय उन लोगों को हताश करती है। और इसी के साथ है ना, जो कुछ कारण ऐसे भी है जैसे अपना कुछ जानकारी या अपनी पहचान नहीं होने के कारण जब ये उद्योग धीरे 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 जब अपनी पहचान खोने लगता है तो आधुनिकता के दौर में पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन कुटीर उद्योगों की पुनः पहचान बनाएं, किस प्रकार से हम इनको पुनर्जीवित कर सकते हैं। क्योंकि कौशल है ऐसी चीज़ है कि आदमी में होता है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिसके कारण वो दब के रह जाता है। तो हमारी सबसे पहला हमारी ये दायित्व बनता है कि हम हमारे समाज में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे शहर में कहीं कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के छोटे छोटे हस्तशिल्प का जानकार है या उसका परंपरागत उद्योग है, तो हम हमारी जानकारी के अनुसार या सरकारी मदद के अनुसार किसी भी तरह से उसकी मदद करें और उसके उस उद्योग को हम बढ़ावा देने का प्रयास करें। अपना आधार खोते हुए इन कौशलों के पुनः उद्धार के लिए और बनाए रखने के लिए कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां हमें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, जैसे नए डिज़ाइन बनाना, संरक्षण करना। नए डिज़ाइन बनाना यानी घड़ाई सोने में बहुत होती है हमारे यहाँ पर, अगर उसमें कुछ नए आधुनिकता जोड़ दी जाए तो सबको पसंद आएगी, और उस आधुनिकता के साथ अगर वो घड़ाई की जाए तो फिर वो एक तरह का एक फैशन बन जाएगी। उस फैशन को अगर हम ऐड कर दें, जैसे मिट्टी के बर्तनों की मैंने बात की, तो वो बोटल्स हो सकता है कि सिकोरे पहले भी है, मिट्टी की बोतल पहले भी बन रही है, लेकिन उसकी जो जैसे मिट्टी के तवे पहले भी बन रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसको हत्था बनाया प्लास्टिक का तो उसको यूज़ करना आसान है, तो आधुनिकता का एक रूप हो गया। बोटल्स बनाई हमने, उसको बहुत सुंदर सी चित्रकारी कर दी, उस पर बहुत सुंदर सी कलाकारी करी, वो अट्रैक्टिव बन गई तो लोग उसको खरीदेंगे। तो ऐसे में उसको नए डिज़ाइन देना, उनको संरक्षित करना, यानी देश में सब लोगों को सब तक ये बात पहुंचाना कि भाई ये जो उद्योग चल रहा है इस पे किसी की आजीविका है निर्भर करती है, ये भारत की पहचान है, तो हमें उसको संरक्षित करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए, उसका परिष्करण करना, ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे कि उसको बढ़ावा मिल सके। पर्यावरण हितैषी कच्चा माल उपलब्ध करवाना, जैसे कई बार होता है कि मैंने आपको कहा हाथी दांत है, तो हाथी दांत हम किसी भी जानवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसी तरह से अगर टोकरियां बन रही है या कोई लकड़ी की कोई हस्तशिल्प उद्योग हो रहा है तो नेचुरल हमें पेड़ का उपयोग चाहिए, तो हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उस तरह के कच्चे माल को कैसे उपलब्ध करवाया जा सके जिससे कि ना तो पर्यावरण को नष्ट होना पड़े और ना ही इन कुटीर उद्योगों के ऊपर कोई हानि आए। पैकेजिंग की सुविधाएं, यानी कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव पैकेज हो, ऑफर हो, उसको सेंड करने का। जैसे हम टॉफ़ीज़ लेने जाते हैं तो हमें टॉफ़ी बहुत अट्रैक्ट करती है, क्यों? क्योंकि वो कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उन टॉफ़ी को बहुत अट्रैक्टिव रूप से पेश करती है। अब वो स्वाद में तो बाद में पता चलेगा वो कैसी अच्छी है बुरी है, वो तो खाने के बाद, लेकिन उसका जो ऊपर रैपिंग होती है या उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है, उसकी जो भी शेप दी हुई होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हमारा मन ललचा ही जाता है कि नहीं ले लो, बहुत अच्छी लग रही है, शायद अच्छी हो सकता है वो खाने में अच्छी भी हो सकता है ना भी हो। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है, ये पैकिंग सुविधा हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो हमारा नेचुरल है, हमारा जो हस्तशिल्प उद्योग है ये तो अच्छा ही है, तो अच्छे को और अच्छा किसी पैकिंग में अगर हम बना के देंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा। और सुविधाओं की व्यवस्था का संरक्षण करना, बौद्धिक संपदा अधिकारी का रक्षण करना, इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे कुटीर उद्योग पुनः जीवित हो जाएंगे। केवल उन व्यक्तियों की जिनका कि इन पर आजीविका निर्भर करती है उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे देश को फ़ायदा होगा और हमारी संस्कृति पुनः आगे की ओर बढ़ेगी, हमारी नई पहचान बनेगी। और ये 2 प्रश्न उत्तर हैं वो इसके साथ आपको करने हैं। भारत में परंपरागत जो प्रमुख व्यवसाय है उनको बताइए और भारत के परंपरागत व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।